अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग से अब तक 61 खानदानों के चिराग गुल हो चुके हैं, जबकि 77 अफराद ताहाल लापता हैं। सोग का सा समा है। 77 खानदान एक तरफ जो अपने प्यारों की दीद को तरस रहे हैं, 61 लोग जो इस हादसे के नतीजे में लुक़मा अजल बने हैं, उनके ख़ानदानों के घरों में भी सफ़े मातम बिछी हुई है। ज़िम्मेदार कौन है? तहकीकात होंगी तो मामलात सामने आएंगे, लेकिन अब तक होने वाली पेशरफ्त ये बताती है कि सूरत हाल कुछ यूँ थी कि एक दुकान के अंदर आग लगी और दुकान में लगने वाली आग तारों के ज़रिए से, तारों के रास्ते पूरे प्लाजे में देखते ही देखते फैल गई। लोगों ने इस प्लाजे से निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजे जो खारजी रास्ता है वो बंद होने की वजह से लोग बाहर ना निकल सके, बर वक्त बाहर ना निकल सके और अंदर ही वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। डीसी साउथ ने इस हादसे से मुताल्लिक जो अब तक की पेशरफ्त हुई है उस पर कुछ बात की है। वो क्या कहते हैं, ज़रा सब झलक आपको दिखाता हूँ। जी, जो जहाँ इमारत इंटैक्ट खड़ी है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। वहाँ पे जितना एक्सेस करना था हमने अब कर लिया है। अब सिर्फ वो हिस्सा रह गया है जिसके जो गिरे हुए हैं दोनों तरफ। जो भी ऑफिशियल वर्जन होगा हम आपको दे देंगे। गफलत किसकी है इसकी भी तफ्तीश करीब हम इंशाल्लाह उसको जल्द शेयर कर देंगे मीडिया के साथ। टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें 80 इंसानी जानों करीब जानें ज़ाया हुई हैं। हमारी बात हुई है उनके साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ। वो कह रहे हैं कि हम DNA हो जाएगा टेस्टिंग। हम इतनी जल्दी ये बता के जान नहीं छोड़ा सकते अपनी कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। हमें बिल्कुल इसके तय तक जाना है। अगर खुदा ना खास्ता कोई जिम्मेदार हुआ उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। हर एंगल से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बहुत सारी रूमर्स इस वक्त भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं कि शायद बच्चे खेल रहे थे, खेलते हुए कोई आग लगी, आग भड़की और उसके बाद तारों के रास्ते पूरे प्लाजे में फैल गई। लेकिन एक और राज भी मुनकशफ होता है कि जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल था वो इतना नाकिस था कि कॉलम जो तैयार किए गए थे वो देखते ही देखते इस आग के नतीजे में इतने खस्ता हुए कि इमारत ही गिर गई। और अब जाहिर है उस इमारत की कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसके प्लान के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, CDA की कारकर्दगी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं। इंस्पेक्शन क्यों नहीं हो सकी, ये भी तहकीकात में ही सामने आ सकेगा। लेकिन देखना तो ये भी है कि क्या गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात हो भी सकती हैं या नहीं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतना बड़ा अलमनाक सानेहा रूनुमा हुआ शहर कायद के अंदर, वही शहर जो 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को देता है। ये वो शहर है जहाँ पर कभी टैंकर माफिया का राज होता है, किसी टैंकर के नीचे आके कोई बाप अपनी बेटी समेत ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, कभी मैन होल के खुले होने से एक 4 साल का बच्चा दम तोड़ जाता है, माँ बैन करती रहती है, तो कभी फैक्ट्रियों में आतिशज़दगी होती है, यूँ आग लगती है। और वो लोग जो अपने रिस्क की तलाश की खातिर बाहर निकलते हैं, जिनके बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बाबा कब खिलौना लेके आएंगे, उनको क्या खबर होती है कि बाबा की लाश घर पहुंचेगी। और अब भी लोग अपने प्यारों की दीद को तरस रहे हैं। कोई तो हो जो बताए कि वो कहाँ गए, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। क्या ये सिक्योरिटी है, ये सेफ्टी है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ सिर्फ एक छोटे से अपार्टमेंट के ऊपर 4 फायर अलार्म्स लगे हुए होते हैं, इतने बड़े प्लाजे के ऊपर क्या कोई फायर अलार्म नहीं था? क्या कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था? अगर नहीं था तो जब आग लगी तो फायर टेंडर्स कहाँ थे? फायर बाउजर्स वाटर बाउजर्स कहाँ पर थे? आग बुझाने के आलात जो हैं, क्या इक्विप्ड नहीं थी ठीक तरीके से? इंतज़ामिया, ये भी अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। लेकिन इस सब के बीच में इतने बड़े अलमनाक हादसे के ऊपर हो क्या रहा है? सियासत हो रही है। ईवान के इक़्तिदार में भी सियासत हो रही है। इस प्लाजे के बाहर खड़े होकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उससे भी सियासत की बू आती है। ज़ाहिर है एक स्टेटमेंट जो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दिया और 18th अमेंडमेंट से मुताल्लिक दिया, वो ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खा गया है। उसके साथ ही MQM ने भी जलती पे तेल डाला। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम से मुताल्लिक कहा था, उसी पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की है। राना सनाउल्लाह साहब उस मामले के ऊपर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये पार्टी पॉलिसी नहीं, ख्वाजा साहब का ये ज़ाती जो है वो स्टेटमेंट या नज़रिया हो सकता है। और साथ ही 18th अमेंडमेंट पर भी बात करते हैं। कराची में भी सियासत हो रही है और भरपूर सियासत हो रही है। MQM की जानिब से जो स्टेटमेंट्स दागे गए, MQM जो पहली ये कैंपेन कर रही है 18th अमेंडमेंट के ऊपर, कराची को इन पर्टिकुलर वो अलहदा सूबा बनाने की बात भी करते हैं। कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कराची को वफाक के हवाले करने की बात कर रहे हैं। उस पर जवाब शकवा भी है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा वो आपको दिखाता है।
ये 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गया। 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। वफाक इंटरवीन करे, कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। कितना और हम खून दें, कितने हादसात और हम बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने बच्चे और गटर में गिरें। अब ऐसे ताज्जुब यह है कि ये ऑपोजिशन बमुकाबला हुकूमत नहीं है, बल्कि हुकूमती रहनुमाई एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM इत्तहादी हैं। मरकज़ में इत्तहादी हुकूमत मौजूद है। ये तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन तीनों यूँ लगता है कि जैसे बाहम दस्तों गिरेबा हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो कहा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18th अमेंडमेंट का दिफा क्यों ना करे, वो उसूली मौक़िफ़ समझते हैं। 18th अमेंडमेंट को सूबाई खुद मुख्तारी समझते हैं और समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। भरपूर जवाब शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी दिया है। वो क्या कहते हैं ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। मुझे एक और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। ये वाकया किसी के साथ भी हो सकता था, ये वाकया मेरे साथ भी हो सकता था, किसी और के साथ भी हो सकता था। इस पे वहाँ पे लोगों को पहुँचा के इंतशार करना, इसको भी कैश करना, फिर इस पे पेड कैंपेनें चलाना। आज एक साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? कराची गोल प्लाजा में लगने वाली आग पार्लियामान तक पहुंची और पार्लियामान में बहस 18th अमेंडमेंट पे हो रही है। यूं कि जैसे एक मौका मिल गया 18th अमेंडमेंट पर बात करने को। पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM इस पर तैयार बैठे थे। जहां अब 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, उसमें 18th अमेंडमेंट ही वो मामला है जो शायद इस तरमीम को आने से भी रोके हुए है। क्या इस तरमीम के ऊपर सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ में को तब्दीली ला सकती है? क्या पीपल्स पार्टी लचक दिखा सकती है? क्या पीपल्स पार्टी जो उसूली मौक़िफ़ रखती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टेक्स प्राइड इन इट कि उसने कंसेंसस के साथ 18th अमेंडमेंट की है, क्या अब भी वो 18th अमेंडमेंट को सहीफ़ा समझते हैं जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता, तब्दीली नहीं आ सकती? और फिर सवाल तो ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, वो अभी 18th अमेंडमेंट को लेकर सियासत क्यों कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इस मौके के ऊपर, इसको क्यों कैपिटलाइज करना चाहते हैं? इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खेलदास कुस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम खेलदास कुस्तानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अभी गुल प्लाजा के में जाबहा खोने वालों के घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है और हुकूमत को 18वीं तरमीम सूझ रही है। इज इट जस्टिफाइड? बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये कि एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है कराची में, और ये गुल प्लाजा में जो कीमती जानें उसमें ज़ाया हुई है, बड़ा अरबों रुपए का नुकसान हुआ है मुआशी तौर पे भी। तो ज़ाहिर है जब इस किस्म के सानियात होते हैं तो उसकी असम्बली में जब मतलब अराकीन कौमी असम्बली जो कराची से ताल्लुक़ रखने हो, सूबा सिंध से या पंजाब से, उस पर उन्होंने अफसोस का इज़हार भी किया और वाक़े के मुतल्लिक़ निशानदेही भी की और वजूहात और या जो गफलत हुई है या जो भी कुछ है वो उन्होंने खुलकर इज़हार किया। तो ज़ाहिर अवामी जो अराकीन कौमी असम्बली अवाम की तर्जुमानी करते हैं, पब्लिक का जो सेंटीमेंट होते हैं उसको फील करके वो बातचीत होती है। तो एक नुक्ते नज़र है, हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से बात की है। उस पर उसके अगेंस्ट में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने अपनी राय का इज़हार किया है। तो ये असेंबली का और डेमोक्रेसी का हुस्न है कि वो हर कोई नहीं, लेकिन खेलदास कुस्तानी साहब 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करना इस बात की जमानत है कि इस तरह के सानियात नहीं होंगे? पहली बात यह कि 18वीं तरमीम हम रोल बैक नहीं कर रहे हैं, उसमें NFC के हवाले सूबों को जो वसाइल है उसके हवाले से ज़रूर गुफ्तशनीस पहले भी होती रही है, बातचीत होती रही है, जिसको पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद किया था 27वीं तरमीम में भी। अभी भी हमारी जो हुकूमत है या हमारी जमात है उसमें ये जो है इसमें ज़ेर गौर है कि इस पे काया किया जाए। तो क्या मुझे ये बताया जाए 18वीं तरमीम जो है, कोई भी तरमीम, उसमें अगर कोई बेहतरी की गुंजाइश होती है जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, मुल्क सूबे मजबूत हो, फेडरेशन मजबूत हो, तो ये कानून साजी करना या उस पर बात करना यही असल काम है।
नहीं, तो उसमें क्योंकि अगर किसी ये इस बड़े सानहे के मौके पर 18th अमेंडमेंट की बात उठी ना, तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि 18th अमेंडमेंट के अंदर तब छेड़छाड़ करने से, तब्दीलियां करने से क्या इस तरह के सानेहात रूनुमा नहीं होंगे? देखें, असल बात जो की गई है वो उसको स्प्रिट को आप समझ नहीं रहे हैं। उनका ये कहना था, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का, कि जो थर्ड टियर है जिसमें बल्दियाती निज़ाम है, अगर वो अपना काम, अब देखें, आग लगी, किसी का कसूर नहीं है, किसी हुकूमत, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, ये हादसात में कोई नहीं रोक सकता। मगर जब आग लगी उस वक्त फायर ब्रिगेड के पास पानी भी उस वक्त नहीं था, तो हो सकता था कि इतना नुकसान नहीं होता। तो उसकी जो काम है, जो बल्दियाती इदारों का, उसकी नाकामी या जो दीगर इदारे हैं मुतल्लिका, उसमें नाकामी होती है। तो नहीं सर, लेकिन 18th अमेंडमेंट बल्दियाती इदारों को कहां रोकती है? देखिए, एनएफसी के साथ तो जरूरी है कि पीएफसी बल्कि किया जाए, मजीद डिवॉल्व की जाए पावर्स, ताकि बल्दियाती हुकूमतें मजबूत हों, उन्हें फंड्स मिल सकें। देखें, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास वसाइल आ गए हैं। वजीर आजम के पास इतने इख्तियार नहीं जितने वजीर आला के पास है। अगर वजीर आला के इख्तियारात हैं तो वो इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचने चाहिए। हमारा मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान में एक जैसा यूनिफॉर्म बल्दियाती निज़ाम, जिसको MQM ने पहले बिल पे पेश किया गया था, उसका जो है करने के हवाले से ये बात हुई है। जो 18वीं तरमीम के NFC के हवाले से जो सूबों को दिए गए वसाइल है, उसमें ज़रूर बात हो रही है, और ये आज नहीं हो रही है, इससे पहले, इस वाक़े से पहले भी हो रही है, आइंदा भी होती रहेगी जब तक मुख्तलिफ लोगों की आरा है। उस आरा में अगर कोई इत्तेफाक नहीं होता है तो मैं समझता हूँ फिर कोई तरमीम भी नहीं होगी। अगर इत्तेफाक अगर कायल कर सकते हैं किसी सूबे को या किसी जमात को, तो हम ज़रूर उसमें बातचीत तो गोसावी करेंगे। साहब, क्या यही वो इख्तलाफ है जो 28वीं तरमीम को आने से रोके हुआ है? जी देखिए, 27वीं तरमीम में आपने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की जो एक्स पे पोस्ट है उसमें देखें, उसने उनकी CEC की इजलास हुआ था, उसमें बल्दियाती जो बिल था MQM का, मगर उसको PMLN भी सपोर्ट करती है, उसको मुस्तरद किया गया था। और जो वसाइल सूबों के हवाले से उस पर भी पीपल्स पार्टी कायल नहीं हो सकी है, थी ना, अभी भी कायल नहीं हो सकी है। हमारी कोशिश ज़रूर है, मगर उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम एक तरफा कोई फैसला करने जा रहे हैं, एक तरफा फैसला करेंगे, इस तरह की कोई, जो भी इत्तेफाक राय जिस मामलात पे होगे तो वो हम काम करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी उस पर लचक का मुजाहरा कर सकती? पीपल्स पार्टी का तो स्टैंड बड़ा ही क्लियर और बड़ा सख्त है इस पर। देखिए, डेमोक्रेसी में डायलॉग होता है, डायलॉग में कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। अगर पीपल्स पार्टी कायल नहीं होगी तो हम नहीं कर सकेंगे। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं है कि हम कोई भी तरामीम लाएं और हम खुद कर सकते हैं। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, हम जो इसमें हम खुल के बात कर रहे हैं, हमारे अराकीन ने बात की है। और आपको मैं ये भी बताऊं, जो जिस दिन 27वीं तरमीम हो गई थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उन्होंने भी इसका दिया था, वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल साहब को मुखातब करते हुए कहा था। मगर ये मैं आपको ज़रूर बताऊं, जब तक पीपल्स पार्टी इत्तेफाक नहीं होगा, कोई एक तरफा फैसला हम नहीं कर रहे हैं। बाकी कोई भी अराकीन, अगर सिंध के हो, पंजाब के हो, KP के कोई भी कौमी असम्बली का मेंबर अपनी आरा ज़ाती राय देता है, ये उसका हक है। इस पे इतना बड़ा शोर करना या इतना गुस्सा करना, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की और बड़ी अच्छी बात है। ज़ाहिर है जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए, डिबेट हो, और उसके बाद जो इज्तमाइयत है वो पनपे। मैं अगर जान सकूं कि आज गज़ा पीस बोर्ड पे बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए, मेंबर बन गया है पाकिस्तान, बताया तो ये गया था कि इस मामले के ऊपर भी डिबेट होगी, इसको भी पार्लियामान में लाया जाएगा, इस पर भी डिस्कशन होगी और उसके बाद फैसला होगा। तो ये फैसला वज़ीर आज़म साहब ने किससे पूछ के किया सर? देखें, बात यह कि जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, और ये जो पाकिस्तान को दावत मिली प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से और पाकिस्तान की शमूलियत, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है गज़ा में अमन के लिए।
फ़लस्तीनियों का, जहाँ पे बेगुनाह लोगों का खून बह रहा था, एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की नहीं क़यादत सर, ये में बहुत बड़ा हमारी डिसीजन है, इसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर कोई डिस्कशन, कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए थी। और फिर किन शराइत के तहत ये हुआ है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये तो बहुत मुबहम है। आपको क्लियर है कि क्या होने क्या जा रहा है सर? और जो पहला फेज था इन पर्टिकुलर, उसके ऊपर तो वज़ीर आज़म साहब ने आके बताया था कि जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान गए थे, जो वहां पर कमिटमेंट हुई थी, उस कमिटमेंट से फिर गए। उसी की अब ये दूसरा फेज है, यानी बावजूद इसके कि हमें रियलाइजेशन है कि हमारे मुताबिक, हमारी उमंगों के मुताबिक फैसले नहीं हुए, बात नहीं हुई, फिर भी हम उसके दूसरे फेज के अंदर इवन मोर इंटेंस दस्तखत करके मेंबर बन गए सर। देखें, इसमें दीगर इस्लामी ममालिक शामिल है, टर्की भी है, बाकी ममालिक हैं, और भी लोग ममालिक जो है शामिल होना चाह रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़, कश्मीर हो या फ़लस्तीन, वाज़ेह मौक़िफ़ है। पाकिस्तान आज भी उस मौक़िफ़ पे खड़ा है। ये ज़रूर है कि जो इस पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी हासिल हुई है, जहाँ पे ये गज़ा में अमन के लिए पीस बोर्ड में शमूलियत है, इसमें तमाम इस्लामी और दुनिया के सुपर पावर जहाँ मौजूद हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की मौजूदगी, मकसद, एजेंडा एक ही है कि गज़ा में अमन हो और उनको अपनी हाकमियत, हक़ खुदरादत उनको मिले, और उनके उस मौक़े पे हम कायम आज हैं। हम ऐसे बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बन गए जिसका मेंबर इजराइल तो है, यानी वो तो उसी को शेयर करेगा वहां पे, लेकिन उसका फ़लस्तीन मेंबर नहीं है, तो कैसे अमन की बात कर रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ने कभी भी इजराइल को ना तस्लीम किया है, ना ता क़यामत तक करेंगे। हम फ़लस्तीन के जो वतन है, उनकी हक़ हाकमियत है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के काउंसिल के जो रोशनी में जो फैसले, हम उस पर कायम थे, कायम हैं, कायम रहेंगे। और देखें, आप जब हमारे बच्चों का, बेटियों का, ख़वातीन का, बुज़ुर्गों का जो हज़ारों की तादाद में खून बह रहा था, पहली कोशिश जो हमारी हुकूमत की भी थी पूरी, मैं समझता हूँ उसमें कामयाबी हासिल हुई कि जंगबंदी हो, अमन हो, वहाँ पे बहाली उनकी हो, और पाकिस्तान। लेकिन जंगबंदी तो नहीं हो सकी सर। आज क्या फ़लस्तीनियों का खून नाहक नहीं बह रहा है? क्या आज जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ नहीं तोड़े जा रहे सेहूनी फोर्सेस की जानिब से? किस अमन की बात कर रहे हैं सर? हम यही कह रहे हैं कि वहाँ पे जंगबंदी हो, वहाँ पे ज़िंदगी बहाली हो, उनके वतन की जो उनका मौक़िफ़ है, उनके मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हम उसी मौक़िफ़ पे कायम है। ये अगर कोई कोशिशें होती है दुनिया के, उसमें पाकिस्तान अलग नहीं रह सकता। पाकिस्तान सबके साथ बैठकर उसके गज़ा के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं ये रंग लाएगी, और इंशाअल्लाह और जो फ़लस्तीनियों को अपना हक मिलेगा, उनकी जो हक़ खुदरादियत है वो हासिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है कि अमन के लिए जो होने वाले फैसले उसमें हमारी सर, बोर्ड ऑफ मौजूदगी। पीस में सब हैं, लेकिन स्टेक होल्डर नहीं है, फ़लस्तीन नहीं है सर। मैं दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो फ़लस्तीनियों को साथ खड़े हैं, जो वहाँ पे अमन चाहते हैं, जो फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की तायद करते हैं, तो पाकिस्तान की मौजूदगी इस्लामी ममालिक, बरादर ममालिक स्टेक होल्डर ही नहीं है सर। इस्लामी ममालिक के होने से क्या मतलब? स्टेक होल्डर जो फ़लस्तीन है उसकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है उसमें। देखें, हम उनके अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं उनका खून बंद हो, खून जो बह रहा है, जो वो उनकी बहाली हो, जो उनका मौक़िफ़ है उसको तस्लीम किया जाए। ये जो आलमी लेवल पे ये भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक ये हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान की मौजूदगी, मैं समझता हूँ फ़लस्तीनियों की फ़ायदे का है इसमें। लास्टली सर, ये फैसला तो हमने ले लिया है, ये अच्छा ना होता कि सुपर पावर्स के कहने की बजाय हम पार्लियामेंट के अंदर भी इस मामले को लाके इस पर डिबेट या डिस्कस कर लेते हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं या जो सवाल उठा रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि हुकूमत की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है, ज़रूर पार्लियामेंट को पहले भी आगाह किया जाता है। जब भी कौमी फैसले होते हैं, इस किस्म के फैसले आए हैं, तो पाकिस्तान ने जो कदम उठाया उसमें पार्लियामेंट को ज़रूर बताया जाता है, और आइंदा भी बताया जाएगा। तो हम पार्लियामेंट को एतमाद में ज़रूर लेंगे। मगर मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं कि अमन सबकी प्रायोरिटी है, पाकिस्तान चाहता है कि वहाँ अमन हो,
और सारी दुनिया के जो भी इस्लामी ममालिक वो भी अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसके नतायज बहुत हमें अच्छे की उम्मीद है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ और अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा है। यल्दास कोस्तानी साहब, आई हैव टू टेक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यल्दास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस इशू को अगले सेगमेंट में भी टेकअप करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी महज एक तजारती तनाज़ा नहीं बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन, नेटो इत्तेहाद की बका और अमरीकी खारजा पॉलिसी में आने वाले गैर मुतवक्के मोड़ की अक्कास है। और इसी तनाजुर में यूरोपीय यूनियन का अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा मुअत्तल करने का फैसला दरअसल एक वाज़ेह पैगाम है कि अब यूरोप वाशिंगटन की हर धमकी को खामोशी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश और यूरोपीय मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद करने की धमकियाँ देकर न सिर्फ यूरोपीय क़यादत बल्कि आलमी सफारती हलकों को भी हैरान कर दिया था। लेकिन उसके जवाब में यूरोपीय पार्लियामेंट की जो बैनुल-अक़वामी तिजारती कमेटी है उसकी जानिब से अमरीका से तिजारती मुआहदा मनसूख करने का जवाबी वार करना इस बात की अलामत है कि अब यूरोप महज माशी इत्तेहादी नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार आलमी ताकत के तौर पर अपनी हैसियत मनवाना चाहता है। दरहकीकत डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड जैसे हसास जोग्राफियाई मामले को टैरिफ की धमकियों से जोड़ना यूरोपीय हलकों में इस बात का सबूत समझा गया कि अमरीका अब इक़्तिसादी ताल्लुकात को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यही वो नुक्ता है जहाँ से यूरोपीय यूनियन ने पहली बार खुलकर मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया है। ताहम इस बहरान में एक हैरानकुन मोड़ उस वक्त आया जब खुद ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी वापस ले ली। और ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे से मुलाकात को इंतहाई मस्बत करार देते हुए ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर एक मुमकिना मुआहदे का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। इस पेशरफ्त के बाद 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ मनसूख कर दिए गए हैं। अब आलमी मुबसरीन के नज़दीक ट्रंप के रवैये में ये तब्दीली सिर्फ एक सफारती कामयाबी नहीं बल्कि इस बात का सबूत भी है कि नेटो इत्तेहादियों का इज्तिमाई दबाव अब भी अमरीका को अपनी पॉलिसी पर नज़र सानी पर मजबूर कर सकता है। यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है कि क्या यूरोपीय यूनियन बाकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ डट गई है? इसका जवाब जुज़वी तौर पर हाँ भी है, क्योंकि पहली बार यूरोपीय ब्लॉक ने ना सिर्फ सख्त मौक़िफ़ अपनाया बल्कि अमली इकदाम उठाते हुए मुआहदा मुअत्तल किया। और ये इकदाम दर हकीकत यूरोप के अंदर इस सोच की अक्कासी करता है कि अगर अमरीका अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा तो यूरोप भी इज्तिमाई क़ुव्वत के ज़रिए जवाब देगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ास तौर पर जौहरी हथियारों से मुताल्लिक़ बार फिर ईरान को मुतनब्बे किया है। ये फ़ैसला तो वापस लिया है लेकिन वार्निंग क्या दी? कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स डेवोस में भी हुई हैं। ख़ास तौर पे जो बोर्ड ऑफ पीस है, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस, उसके अंदर पाकिस्तान बाकायदा तौर पर एक रुकन बन गया है। इस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं और इस हवाले से जो तस्वीरी झलकियाँ हैं वो भी सामने आ गई हैं। गज़ा में अमन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान किया गया, जो इस बात का इंदिया है कि आलमी ताकतें इस खत्ते में इस्तेहकाम के लिए अमली किरदार अदा करने पर तैयार हैं। स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में इस मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी, जहाँ पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक ने शिरकत करते हुए अपने सियासी और सफारती किरदार को उजागर किया है। बाज़ आलमी मुबसरीन की नज़र में ये इक़दाम न सिर्फ गज़ा में इंसानी बहरान को कम करने की कोशिश है बल्कि आलमी सियासत में पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर व रसूख को भी वाज़ेह करता है। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब डिफेंस एनालिस्ट है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है डेवोस में जो फाइनली पाकिस्तान भी इसका मेंबर बना है। ये जो दस्तखत वज़ीर आज़म साहब ने किए हैं और गज़ा जो बोर्ड ऑफ पीस है, आपको लगता है गज़ा में पीस ला सकेगा? जी हाँ, बिल्कुल ला सकेगा। और देखें जिस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस का कंसेप्ट है, बेसिकली इट इज़ दी ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वहाँ पे पीस लाना, बाकी जो सीज फायर की इम्प्लीमेंटेशन है और बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की 2803 उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना है। और उसमें यह भी था कि आपने बोर्ड ऑफ पीस बनाना है और इसके अलावा एक स्टेबलाइजेशन फोर्स भी होगी, वो 20 पॉइंट्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होना है। और फिर देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है ऑल्दो 60 लेकिन ब्रिगेडियर साहब कता कलामी के लिए माजरत, जो 20 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर तो हमने पार्शली एग्री किया, हम तो उसके ऊपर कुली तौर पे मुत्तफिक थे ही नहीं और हमने उसके ऊपर आके कंसर्न्स का इजहार भी किया। फॉरेन मिनिस्टर ने इन पर्टिकुलर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक तकरीर की थी, बताया था कि उस वक्त हुआ क्या था। और फिर जहाज़ में सवार हो गए थे तो हमें पता चला कि वो तो ये मुआहिदा नहीं है जिसकी बात हम कर रहे थे। तो क्या हमने उस मुआहिदे को मान लिया दिल से और उसके बाद अब जो इसका सेकंड फेज
फेज़ है उसमें बतौर रुकन हम इस बोर्ड में शामिल भी हो गए। यहाँ देखिए, असल बात यह है कि आपकी बात सही है, वो कंसर्न का इजहार था, क्योंकि पहले जो पॉइंट्स पे एग्री कर गए थे वो बाद में जब नेतन्याहू मिले तो उसके बाद चेंजेस कर गए थे। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में जब हम 8 जो मुस्लिम ममालिक हैं स्पेशली जो उस बातचीत में शामिल थे, उनका शामिल होना और ख़ासतौर पर पाकिस्तान का शामिल होना बहुत मायने रखता है। और स्पेशली अब जब बोर्ड ऑफ पीस का, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे सीज फायर करवाना है और वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का क़याम अमल में लाना है, इसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाना है और फिर स्टेबलाइजेशन फोर्स वहाँ पे साइड जाएगी, तो उससे यह कि फ़लस्तीनियों के जो गजा के लोगों के जो सफरिंग है वो कम होंगी और वहाँ पे एटलीस्ट कोई रिलीफ उनको मिलेगा, कोई ह्यूमैनिटेरियन एड आएगा। सर बड़ा सादा सा सवाल है, इस गजा बोर्ड ऑफ पीस में एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है ही नहीं सर, ऐसे फ़लस्तीन को तो इस पे शामिल ही नहीं किया गया। देखें, लेकिन उसमें नहीं है एग्जीक्यूटिव बॉडी में फ़लस्तीनियों की वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, एक वहाँ फ़लस्तीनी नुमाइंदा है, फिर नीचे से टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट होगी। बेसिकली गवर्नमेंट रन तो उन्होंने करना है विद द असिस्टेंस ऑफ बोर्ड ऑफ पीस एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो उसमें होगा। और फिर देखिए बाकी जब मेंबर बैठे होंगे, जब बातचीत होगी तो पाकिस्तान जो 8 ममालिक है वो भी प्रिवेल कर सकते हैं। फिर अमेरिका को भी पता है, इजराइल को भी पता है, बाकी ममालिक को भी पता है पाकिस्तान का जो स्टांस रहा है राइट फ्रॉम 1947 उसमें कोई तब्दीली नहीं है, दो राय नहीं। दैट्स वाई इजराइलीज ने तो अपोज किया था पाकिस्तान। लेकिन सर अमेरिका और इजराइल का नेक्सस भी तो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। पहले इजरायली वजीर आजम का इस बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर कंसर्न्स का इजहार करना, फिर इसको मान लेना, इसमें सिग्नेटरी बन जाना, ये भी तो एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा मैसेज है कि वो ये दोनों तो पावर्स बैठी हुई होंगी जो इससे पहले फ़लस्तीन से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं वो सबके सामने है और फिर हम उस पर अग्री भी कर जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और फिर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बूट्स ऑन द ग्राउंड से मुताल्लिक भी है, सीज फायर और ये वो, तो क्या पाकिस्तान इज़ रेडी टू सेंड ट्रूप्स ओवर देयर? लेकिन इसमें बात यह है कि बोर्ड ऑफ पीस में जाना का ये मतलब नहीं है वी आर पार्ट ऑफ या वी आर गोइंग टू ज्वाइन या ज्वाइनिंग इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। वो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मैंडेट देखेगी और नेशनल इंटरेस्ट देखेगी और इट विल बी डिसाइडेड, जो हमारी जो पोलिटिकल लीडरशिप है पार्लियामेंट इसका फैसला करेगी और फ़लस्तीनी अवाम के एस्पिरेशन के मुताबिक ये फैसला होगा। दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, पाकिस्तान पीस इन्फोर्सर नहीं होगा, इन्फोर्समेंट के लिए नहीं जाएगा। पाकिस्तान के एक्ट एज ए पीस कीपिंग जो डिप्लॉयमेंट होगी तो उसके लिए जा सकता है। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है और पाकिस्तान आज भी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में पीस कीपिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान चंद साल पहले तक वन ऑफ द लीडिंग कंट्री था दुनिया में। सो पाकिस्तान का वो एक्सपीरियंस है, लेकिन इन्फोर्समेंट के लिए पाकिस्तान वैसे नहीं जाएगा। बाकी ये तो क्लैरिटी के साथ ऑलरेडी चीज़ें कन्वे हो चुकी हैं, तो मेरा ख्याल में उसमें तो लोगों को शक नहीं होना चाहिए। आल्दो अभी जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है, स्टोरीज आ रही हैं और वही लोग हैं जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। अगर आप देखें कि इस बोर्ड ऑफ पीस के जरिए अगर फ़लस्तीनी अवाम की मदद हो सकती है, गजा वालों की मदद हो सकती है, और जब पाकिस्तान ने ये फैसला किया इंस्टेड ऑफ सिटिंग बाईस्टैंडर के तौर पर रहने से बेहतर है और अपनी वी चूज टू शो अवर प्रेजेंस इंस्टेड ऑफ कि हम के बैकग्राउंड में रहते। सो मेरा ख्याल में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की दैट्स वाई हम कहते हैं ना, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, आपका डिप्लोमेटिक वेट बढ़ गया। ठीक है भैया साहब, लास्टली आपको नहीं लगता कि बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना भी पार्लियामान के फैसले से, कंसेंसस से मशरूत होना चाहिए था? लेकिन अभी भी डिस्कशन होगी। देखिए पार्लियामान में तो यकीनन अभी खिलाफ कोई इसके बाद नहीं करेगा। देखें इसमें इंटरेस्ट सब यही कह रहे थे ना कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो इसका पूरा मकसद ही वही है कि फ़लस्तीनियों पर, गजा के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोका जाए। बाकी डिटेल असल में जो सेंसिटिव इशू आएगा वो जो स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात होगी तो वो यकीनन कैबिनेट है, पॉलिटिकल लीडरशिप वो डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैनुल-अक़वामी खेल खुसूसन क्रिकेट अब सिर्फ एक तफरीही सरगर्मी नहीं बल्कि ताकत, सफारतकारी और कौमी वक़ार की अलामत बन चुका है। आज के दौर में बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स महज मैदान में होने वाले मुकाबलों तक महदूद नहीं बल्कि वो रियासतों के बाहमी ताल्लुकात, एतमाद के तवाज़ुन और सियासी कशीदगी की वाज़ेह अक्कासी भी करते हैं। अब ऐसे हालात में जब कोई टीम सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किसी आलमी इवेंट से दस्तबरदारी का इंदिया देती है तो इसका ये इकदाम सिर्फ खेल तक महदूद नहीं रहता बल्कि आलमी निज़ाम और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के लिए एक संजीदा सवाल बन जाता है।
अब जैसा कि बांग्लादेश ने ICC T20 वर्ल्ड कप के बायकॉट का ऐलान कर दिया है, वो कि ICC ने भारत में किसी भी सिक्योरिटी खतरे की तरदीद की है, लेकिन बांग्लादेशी क़यादत का ये मौक़िफ़ वाज़े कि खिलाड़ी खुद को भारत में गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ इस बात की निशानदेही करता है कि असल मसला सिक्योरिटी से ज़्यादा एतमाद का है। आलमी खेल में एतमाद सबसे बड़ा सरमाया होता है, और जब यही सरमाया कमज़ोर पड़ जाए तो बड़े इवेंट्स भी सियासी तनाज़ात का शिकार हो जाते हैं। ये सूरत हाल इस्तेज़ाद को भी नुमाया करती है कि एक जानिब बांग्लादेश की जानिब से बायकॉट का ऐलान किया गया और दूसरी जानिब मैचेस भारत में ही रखे जा रहे हैं, जो इस बात का मुँह बोलता सबूत भी है कि ICC जैसे इदारे पर मेज़बान मुल्क की सियासी और माशी ताकत किस हद तक असरअंदाज हो सकती है। ज़ाहिर है छोटे और दरमियाने दर्जे के ममालिक के लिए ये तासुर भर रहा है कि उनके खदशात को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा और फैसले ताकत के तवाज़ुन की बिना पर हो रहे हैं। ये एक हकीकत है कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात में सरहदी मामला, तिजारती तनाज़ात और सफारती इख्तलाफात ने एतमाद को मुतासर किया। ऐसे में खेल का मैदान भी इन असरात से महफूज नहीं रहा। अब देखा जाए तो बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट करने का ये इक़दाम दरअसल एक खामोश सफारती पैगाम है, जिसके ज़रिए वो आलमी वो अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उससे आगाह करना चाहता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत इस मामले को मज़ीद वसअत देती है। अगर पाकिस्तान भी इस आम इवेंट से बायकॉट की राह पर चल पड़ता है तो ये मामला दो तरफ़ा नहीं रहेगा, बल्कि एक वसी इलाक़ाई दबाव में तब्दील हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात कल, अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।